तो बिस्मिल्लाह करते हैं आज के सेशन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम मोहम्मद वकास है और बाय प्रोफेशन मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करता हूँ। अब मैं करंटली, बल्कि मेरा इंटायरली एक्सपीरियंस ही यूके बेस्ड फर्म में ही है। मैं तकरीबन पिछले 7 साल से मैं यूके यूके टैक्सेशन, अकाउंट्स और कॉर्पोरेशन टैक्स सब लिंक्ड हूँ। और एज पर एजुकेशन अगर मैं बताऊँ तो मैं पर्सनली मैं एसीसीए हूँ। एंड या अल्हम्दुलिल्लाह, अब चूंकि प्रोफेशनल करियर चूज करना है तो मुझे पर्सनली ये फील्ड पसंद थी एंड मुझे थोड़ा सा पैशनेट करती थी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड। सो मैं शुरू से ही, मतलब मेरे वो होता है ना, इंसान की फैमिली वगैरह में होता है, तो मेरे खुद भी रिलेटिव्स में कुछ थे तो मुझे अच्छी लगती थी फील्ड। तो मैं बिल्कुल एसीसीए में तकरीबन 2017 में से 2016 में ही मैं कंप्लीट कर चुका था एज मार्च में। देन ऑनवर्ड, फिर उससे पहले मैं थोड़ा बहुत फॉर्म वगैरह में मैंने इन टैक्स समझ आ जाए। पर्सनल टैक्स का मतलब एक इंडिविजुअल, एक सैलरीड पर्सन है जो कि एक कंपनी नहीं है। वो वो पर्सन जो, ऑब्वियसली कंपनी एक पर्सन तो नहीं हो सकती है, लेकिन एक पर्सनल बंदे की इनकम पे जो जो टैक्सेस लगते हैं, मेजॉरिटी तौर पर ज्यादातर उन्हीं को ही बेस बनाकर कंपनीज में भी उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। बेस उनकी वही होती है। हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड मुझे आप दीजिएगा, लेके हम कर सब। आप लोग की मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। ये एक मैंने छोटी सी आप लोग के लिए एक प्रेजेंटेशन फिलहाल आपको मैं प्रेजेंट करता हूँ। इसमें है हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह है यूके टैक्सेशन के बारे में। अगर हम इसमें आए, अच्छा, ये हमारा इंस्टीट्यूट के बारे में आपको आइडिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन, यहाँ पे हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज, हम डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज अप्लाई कर रहे हैं। हमारे एक इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन है। बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स हमारे हैं बेटर टैक्स प्लानिंग आप अपने लिए भी कर सकते हैं। क्लाइंट, फॉर एग्जांपल, अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं, किसी और कंट्री में होते हैं या आप वहाँ पे रेजिडेंट हैं, तो आप अपनी भी, ऑब्वियसली आपको अपनी भी हेल्प आउट कर सकते हैं। या आप इन फ्यूचर ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आप एक कंसल्टेंसी टाइप फॉर्म ओपन करें या कंसल्टेंट बने और लोगों को टैक्स प्लानिंग वगैरह के थ्रू गाइडेंस दे, ऑब्वियसली, तो उसमें आपको डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगा। मेन हम आते हैं कि हमारे पास मेन चीजें क्या होंगी। हमारे पास हम जिन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे, एक इसमें हमारे पास फर्स्ट आएगा हमारे पास पर्सनल टैक्सेशन। फिर उसके बाद हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे कॉर्पोरेट टैक्सेशन की। देन उसके बाद हम उसको रखेंगे वैट। वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स। देन हम कंपनी सेक्रेटेरियल पे आएंगे। कंपनी सेक्रेटेरियल में हम जो चीजें कवर करेंगे, ये मैं आपको ऐसा था डिटेल में भी वन बाय वन आपको मैं गाइड करता हूँ, लेकिन जस्ट एक ओवरव्यू आपको देता हूँ। कंपनी सेक्रेटेरियल में नॉर्मली आती है, अगर मैं एज अ इंडिविजुअल की बात करूँ, इंडिविजुअल टैक्सेशन के लिए कैसे रजिस्टर्ड होता है, उसको क्या क्या चीजें चाहिए होती कंपनी के लिए रजिस्टर्ड होने के लिए, उसकी जो जो सोर्सेज ऑफ इनकम है, वो इनकम आप प्रूफ कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं, जिस तरह अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आप कैसे ये जस्टिफाई करेंगे कि भाई आप एक सैलरीड पर्सन है और आपकी इतनी इनकम है, तो वो अब नॉर्मली आप कह सकते हैं कि पे स्लिप से कर सकते हैं। यूके में भी आपको पे स्लिप्स मिलती हैं, लेकिन हर टैक्स ईयर के एंड पे आपको गवर्नमेंट ऑफ एचएमआरसी एचएमआरसी से आपको एक फॉर्म मिलता है जिसको हम P60 का नाम नॉर्मली यूज होता है, उसका नाम P60 फॉर्म होता है। उसमें आपकी सारी ईयर की एम्प्लॉयमेंट इनकम मेंशन होती है और उसमें ऑलरेडी जो होता है ना टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वहाँ यूके में कॉमनली इसको पेई कहा जाता है। PAYE, पे एज यू अर्न उसकी एब्रिविएशन है, पेई।
उसमें ये भी मेंशन होता है कि आपकी ग्रॉस इनकम कितनी थी और उससे टैक्स कितना डिडक्ट हुआ हुआ है। तो वो एक आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू आप अपनी क्या कहते हैं एविडेंस ऑफ आप इनकम शो करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपनी सेक्रेटरियल। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिविजुअल टैक्सेशन के लिए कैसे रजिस्टर हो सकता है। उसके बाद अगर हम अब पर्सनल टैक्स के रिलेटेड जितने भी एचएमआरसी के साथ आपके इश्यूज होंगे या जो भी आपके रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होगा या जो भी आपको अपनी पर्सनल टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जो जो चीजें दरकार होंगी, किस इनकम को किस तरह से किस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप जस्टिफाई करते हैं, वो सारा कुछ कंपनी सेक्रेटेरियल में हमारा कवर होगा। कंपनी सेक्रेटेरियल आल्सो अप्लाई होगा हमारे कॉर्पोरेशन टैक्स पे। कॉर्पोरेशन टैक्स हम इसको यूज करते हैं। अब कंपनी सेक्रेटेरियल कॉर्पोरेशन टैक्स को कैसे टैकल करेगा कि ऑब्वियसली कॉर्पोरेशन टैक्स नाम से वाकिफ है कि ये रिलेट करता है कंपनी के से। अब कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी पहले एक बार रजिस्टर की जाएगी। कंपनी रजिस्टर कैसे की जाएगी ये भी हम फर्दर आगे आके डिस्कस करेंगे। इसको हम प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह करेंगे। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करें कि एक कंपनी बन जाती है, फिर उसके बाद ऑब्वियसली कंपनी में शेयर होल्डर्स भी हमारे होते हैं। शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स की अपनी शेयर होल्डिंग भी होती है कि ऑब्वियसली हर कंपनी के शेयर्स होते हैं। तो वो कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं। उसके बाद शेयर्स की पेमेंट भी की जाती है। उसके बाद आपने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होते हैं, सेक्रेटरी भी। नॉर्मली बड़ी कंपनीज में तो आप कह सकते हैं कि सेक्रेटरी होता है, लेकिन जो नॉर्मली अगर आप वास्ट मेजॉरिटी देखें जिसमें स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज आती हैं, जो कि जिन्हें हम कहते हैं अनऑडिटेबल कंपनीज कौन सी होती हैं? जिनका थ्रेश होल्ड जो होता है, मतलब वो ऑडिट के लिए फॉल नहीं करती हैं, वो उन पे ऑडिट अप्लाई नहीं होते कि उन कंपनीज का ऑडिट किया जाए, क्योंकि वो इतनी बड़ी साइज की नहीं होती। कॉर्पोरेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी वगैरह टाइप नहीं होती हैं, ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज होती है। अ, क्योंकि ऑडिट वगैरह पब्लिक लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरिया है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो नॉर्मली जो छोटी कंपनीज होती है उसमें ज्यादातर सेक्रेटरी वगैरह का इतना रोल नहीं होता है, जस्ट डायरेक्टर्स होते हैं। और डायरेक्टर डिपेंड करता है कंपनी हर कंपनी की अपनी डिस्क्रिप्शन पे कि यार वो एक डायरेक्टर अपॉइंट करता है, दो करता है, तीन करता है, चार करता है, पांच करता है, व्हाटसोएवर इट डजंट मैटर। अच्छा, ये आ गया। उसके बाद ऑब्वियसली आपने आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेते हैं, आपको लाइसेंस मिलता है, आपको एक कोड मिलता है। आप इवन जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो आपको एक कोड इशू किया जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं कहता हूँ मैं अपना एक कॉलेज ओपन करता हूँ और कॉलेज में मैं एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक कोड मिलता है। अगर मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक कंपनी का जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसका हमारे पास डेटा वगैरह कैसे शो होता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये इनकी एक ये इनकी एक अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है जिसे बोला जाता है कंपनीज हाउस। ये कंपनीज हाउस का सर्च इंजन है, इसमें आप यूके की कोई भी कंपनी सर्च कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको हमारा मैं एक क्लाइंट की सर्च कर लेता हूँ। ये मैंने कंपनी सर्च की जिसका नाम है लाइफ टाइम शटर्स एंड ब्लेंड्स लिमिटेड। अच्छा, अब ये कंपनी है। अब ये अच्छा, ये वेबसाइट जो है ना, ये अगर आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा, ये gov.uk है। आप कभी भी इन फ्यूचर आप जब भी मतलब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको यूके टैक्सेशन या यूके कंपनी का जो ऑथेंटिक डेटा अगर आपको चाहिए तो होगा। स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, स्क्रीन शेयर कर दो प्लीज। प्लीज मैं दोबारा कर लेता हूँ। आप लोग हाँ ठीक, अब विजिबल है, ठीक। आई एम सॉरी सॉरी। अच्छा, तो ये जैसे मैं आपको बता रहा था, ये एक वेबसाइट होती है हमारे पास गवर्नमेंट की, यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट होती है।
जिसका नाम होता है कंपनीज हाउस, बीटा के नेम से होता है, बट ये इसको हम कंपनीज हाउस कहते हैं। और इस कंपनीज हाउस पे आपके पास यूके में जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज होंगी, ख्वाह वो छोटी हो बड़ी हो, चाहे वो लिमिटेड कंपनी हो, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, या वो एलएलपी हो। एलएलपी मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अगर इवन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंपनीज भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी होगी, तो उसकी भी आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल मैंने दिखाई है, ये हमारे पास हमने एक कंपनी सर्च की जिसका नाम है लाइफ टाइम शटर्स एंड ब्लाइंड्स लिमिटेड। ये उसका कंपनी नंबर है, जिसको आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी कह सकते हैं। एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद ये उसका चूंकि अभी हम फिलहाल इसका ओवरव्यू देखते हैं, मैं आपको बाकी चीजें भी दिखाता हूँ। ये उसका एड्रेस है। कंपनी का स्टेटस क्या है, एक्टिव है। कंपनी टाइप क्या है, जी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, कंपनी बनी कब थी, रजिस्टर्ड कब हुई थी इनिशियली, ये है 30 दिसंबर 2009 को ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। अकाउंट्स का क्या प्रोसीजर है, नेक्स्ट अकाउंट मेड अप टू 31 दिसंबर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसके नेक्स्ट अकाउंट्स जो बनने हैं और वो सबमिट होने हैं, वो है 31 दिसंबर 2022। विच मीन्स कि इसका अभी जो अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है वो है 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 की। अब चूंकि इसके ये अकाउंट अब तक सबमिट नहीं हुए, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास वो आउटस्टैंडिंग शो कर रहे हैं। और इसकी ड्यू डेट क्या है, ड्यू बाय 30 सितंबर 2023। तो मतलब अभी स्टिल अगर देखा जाए 26 अगस्त है, तो मतलब महीने एक है। तो ये जब, अच्छा, इसमें ये भी होता है, आपको इवन यहाँ पे इंडिकेशन भी दे दी जाती है कि अ, अगर आपकी ओवर ड्यू हो जाए, तो आपके पास ये बाकायदा रेड यहाँ पे मार्क हो जाता है। तो ऑब्वियसली आपको पता लगे, तो फिजिकली जो ये लोग अप्रोच अडॉप्ट करते हैं कंपनी हाउस की तरफ से, आपको एक लेटर भी इशू किया जाता है कि आपका जो एयर हैंड है उसकी ड्यू डेट सरपास हो गई है। एंड ऑब्वियसली आपको उसके पेनल्टी चार्जेस पड़ जाते हैं। अब ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको रफ एग्जाम्पल दूं, ये अगर लेट्स से 30 सितंबर को भी अकाउंट सबमिट नहीं करता है, तो स्ट्रेट अवे इसको 100 पाउंड की पेनल्टी पहले दिन ऑन द स्पॉट पड़ जाएगी। उसके बाद देन पेनल्टीज वगैरह वो मैं आपको आगे आगे डिस्कस करके आपको बता दूंगा कि मतलब पेनल्टीज का भी एक अच्छा खासा प्रोसीजर होता है, और ये आप अच्छे से याद कर लें। यूके में जितनी पेनल्टीज पड़ती है ना, सोच नहीं सकते हैं। मतलब वहां पे, अगर मैं आपको जस्ट एक सिंपल बात बताऊं, वहां पे अगर आपने गलत जगह कार भी पार्क किया, तो आपको 60 to 65 पाउंड की पार्किंग पेनल्टी पड़ जाती है। तो अकाउंट्स वगैरह पर्सनल टैक्स आपने अगर डेडलाइन के पे जमा नहीं किए हो, तो आपको अच्छी खासी पेनल्टीज पड़ती हैं। और ये भी नहीं होता कि आपको सिर्फ पेनल्टीज पड़ती हैं। पहले आपको दो दो फॉर एग्जांपल आपको 100 पाउंड की पेनल्टी पड़ गई, आपके पास एक महीने का टाइम है, उसमें नहीं किया तो आपको 100 पाउंड की दोबारा पड़ जाएगी। इस तरह आपको रेगुलर 2-3 दफा 100 पाउंड की पड़ेगी। उसके बाद आपको इंटरेस्ट भी चार्ज होना शुरू हो जाएगा। आपको जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा ना पेनल्टीज का, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 2 महीने तक इसने नहीं कि इसको 200 पेनल्टी पड़ गई है, 200 के बाद उस पर इसको इंटरेस्ट भी चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब आप नहीं सोच सकते कि आप अकाउंट वक्त पे सबमिट नहीं करेंगे या कुछ इस तरह। तो ये आपको हर सूरत करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट आती है कंफर्मेशन स्टेटमेंट। कंफर्मेशन स्टेटमेंट अगर मैं आपको एक चलिए, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता भी देता हूँ, लेकिन इसको आप ऐसे समझ लेना, ये कोई अ, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं, इस पे कोई पेनल्टी वगैरह नहीं पड़ती है इसको सबमिट करने के। जैसे इसका लिखा हुआ है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट डेट जो है ना, वो 9 नवंबर 2023 की आपने सबमिट करनी, ये भी साल में आपने एक बार करनी होती है। कंफर्मेशन स्टेटमेंट का मकसद ये होता है कि अब चूंकि पिछले साल भी इसने कंफर्मेशन स्टेटमेंट जो है ना वो सबमिट की होगी, तो पिछले साल से लेके इस साल तक इस 12 महीने के दौरान क्या कंपनी के नेचर ऑफ बिजनेस में कोई फर्क आया है या नहीं, ये हमने बताना होता है। क्या कंपनी के डायरेक्टरशिप में कोई चेंजेस आए हैं, मतलब या कोई डायरेक्टर छोड़ के गया या वो नया अपॉइंट हुआ है, क्या ऐसे कुछ हुआ है या नहीं, ये इसमें मेंशन होता है। सेकेंडली, ये क्या कंपनी के शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस आई हैं या नहीं, या कंपनी का नाम चेंज हुआ है या नहीं। इस तरह की चीजें जो होती है ना, इसके लिए आपको कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक और नया डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो मुझे कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल
करनी पड़ेगी, बेशक साल ना भी पूरा हो, मुझे कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी, ताकि हम पब्लिक, क्योंकि ये देखिए आपके सामने मैं पाकिस्तान में बैठ के मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कंपनी, यूके की कंपनी की इंफॉर्मेशन, तो ये एक किस्म की पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है, और ये लोग चाहते हैं कि पब्लिक के पास आपकी ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन हमेशा प्रेजेंट रहे। तो अगर मेरी कंपनी में कोई भी चेंजेस आएंगे, चाहे वो डायरेक्टरशिप के थ्रू आए, डायरेक्टर नया आए, या कोई रिजाइन करके जाए, या शेयर होल्डिंग में चेंज आए, कोई नया शेयर होल्डर आता है, या किसी एक के शेयर दूसरे को ट्रांसफर होते हैं, या बोनस शेयर्स दिए जा रहे हैं, या कोई भी राइट इश्यूज दिए जा रहे हैं, जो भी दिया जा रहा है, तो वो आपको इमीडिएटली आपको बताना पड़ेगा थ्रू कंफर्मेशन स्टेटमेंट, एंड वो आके आपकी यहाँ पे मेंशन होगी, क्या मेंशन है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, उसके बाद जो मैं भी आपको थोड़ी देर पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा था आप लोगों से, कि जब भी आप एक कंपनी रजिस्टर करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों की एग्जांपल ली, अगर मैं अपना एक इंस्टीट्यूट ओपन करता हूँ, तो मेरे नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो है एजुकेशनल पर्पस का है। तो अब इसके नेचर ऑफ बिजनेस, इसको एस आई, इसे हम बोलते हैं SIC कोड, इसको नॉर्मली कहा जाता है, नेचर ऑफ बिजनेस, जो आपका आइडेंटिफाई करता है कि कंपनी का नेचर क्या है काम करने का। तो इसमें लिखा है अदर प्रोफेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्टिविटीज नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड। SIC की बहुत बड़ी एक चार्ट है, बहुत हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड उसमें SIC कोड्स हैं, तो आप अपनी मर्जी का चूज करते हैं, इसमें कोई इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं होते, लेकिन ऑब्वियसली अपने एक ट्रू एंड फेयर व्यू शो करना होता है, तो इसलिए आपको बताना होता है कि भाई आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अब चूंकि ये कंपनी क्लाइंट ने खुद ही बनाई होगी, तो इसलिए उसने इतना परफेक्टली नहीं इसको मेंशन किया, लेकिन जितना मुझे इस क्लाइंट के बारे में पता है, ये यूके में बेस्ड है, और ये करता है, आप लोगों ने कभी पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज वगैरह अगर आप कहीं उस साइड पे गए हो, तो ये जो जिसे हम तैयार छत्ती सी होती है स्टील की, जो तैयार रूफ्स मिलती, तैयार रेडीमेड रूफ्स होती है ना, वो ये इंपोर्ट करता है, चाइना और इंडिया वगैरह से इंपोर्ट करता है, और उसको मतलब यूके में सेल करता है। इसका मेन जो वर्क है ना, इसकी नेचर ऑफ बिजनेस तो वो ये है। अच्छा, तो ये तो इसका कंपनी का मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दे दी कि भाई कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है। उसके बाद आप, उसका दूसरा हमारे पास होता है फाइलिंग हिस्ट्री। अब ये आज तक इस कंपनी में जितनी भी एक्टिविटीज हुई हुई हैं, वो सारी यहाँ पे आपके पास शो होंगी, फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन टू, यहाँ पे आपके पास जब इनिशियली कंपनी रजिस्टर्ड होगी, उसका जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है वो भी पड़ा होगा, हर साल या हर एक्टिविटी के बाद जो कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल होगी वो भी पड़ी होगी, हर साल जो कंपनी अकाउंट सबमिट करेगा वो भी यहाँ पे मेंशन्ड होंगे। इस तरह की कंपनी में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी, जो कि पब्लिकली हाईलाइट होनी चाहिए, वो सारी आपके पास अवेलेबल होंगी। अगर मैं शुरू से आपको दिखा दूंगा, अगर मैं इसका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देखना चाहूँ कि ये कंपनी जब बनी थी, इसका क्या इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट इसको इशू हुआ था, और क्या डिटेल्स हैं, मतलब शेयर होल्डिंग क्या है, और डायरेक्टर्स कौन कौन है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा दे, डॉक्यूमेंट मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, अभी ये आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये आपका कंपनी का नंबर आ गया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफ कंपनीज फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स, सर्टिफाई के लेफ्ट हैंड शटर जो है ना वो इनकॉर्पोरेट हो गई है कंपनी एक्ट 2006 के तहत। अच्छा, इसमें जो मेन चीज आपको देखने वाली होती है, ये कंपनी की डिटेल आ गई, ये कंपनी का नाम आ गया, कंपनी की टाइप क्या आ गई, कहाँ पर ये रिजाइड करती है, कहाँ पे ये काम करती है, इसका ऑफिशियल एड्रेस, उस वक्त जब इनकॉर्पोरेट हुआ तो उस वक्त इसका ये था, अभी मेरे ख्याल में चेंज हो गया। हाँ, अभी ये कंपनी का पहला डायरेक्टर आ गया, कौन है, मिस्टर मारियन रायलू। इसका फोर नेम जना मारियन है, इसका सरनेम रायलू है, उसका एड्रेस आपके पास आ गया है, उसका डेट ऑफ बर्थ आ गई है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, ऑब्वियसली वो चूंकि डायरेक्टर इस कंपनी का अपॉइंट हुआ है, तो इस कंपनी का डायरेक्टर क्या है, और इसकी नेशनैलिटी क्या है, ये रोमेनियन है, ये मारियन रायलू जो है इसकी नेशनैलिटी रोमेनियन है। अच्छा, उसके बाद हम दोबारा देख लेते हैं और क्या है इसमें। अच्छा, ए शेयर कैपिटल की डिटेल आपके पास आ गई है। अच्छा, अब इसमें ये कह रहे हैं कि क्लास ऑफ शेयर इसमें कौन सी है, ऑर्डिनरी क्लास है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है इसका। करेंसी क्या है, GBP में हो रहा है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में इसकी शेयर होल्डिंग ली गई है। नंबर अलॉटेड कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स एक। एग्रीगेटेड नॉमिनल वैल्यू, जो
एक शेयर अलॉट हुआ है, उसकी नॉमिनल वैल्यू क्या है, उसकी मॉनेटरी टर्म में वैल्यू क्या है, वो है एक अमाउंट पेड, क्या वो 1 पाउंड जो है वो पे की गई है या नहीं कंपनी को, वो उस वक्त 0 थी, अमाउंट अनपेड 1, तो मतलब जो शेयर होल्डिंग की अमाउंट है वो स्टिल आउट पेंडिंग है वो। ये चूंकि इनकॉर्पोरेशन की बात हो रही है, 2009 की बात हो रही है, तो ये तब जो थी अनपेड थी। अच्छा, तो हमने ऊपर देख लिया कि डायरेक्टर कौन है उसमें, शेयर कैपिटल की हमने सिचुएशन देख ली कि शेयर कैपिटल की क्या सिचुएशन है, शेयर्स कितने हैं, 1 है, 5 है, 10 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, जितना भी होगा सारा डिटेल आपके पास यहाँ पे मेंशन होगी। अच्छा, इनिशियल शेयर होल्डिंग है किसके पास, जिस वक्त ये कंपनी बनी उस वक्त शेयर होल्डिंग थी किसके पास। नेम ऑफ शेयर होल्डर कौन है, मारियन रैली, वही बंदा जो डायरेक्टर है, वो शेयर होल्डर भी है। जिस बंदे ने ये कंपनी बनाई है उसने खुद को यहाँ का डायरेक्टर भी अपॉइंट किया खुद को, मतलब वहां पे एज ए एम्प्लॉय, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है कंपनी का एम्प्लॉय होता है, तो जो शेयर होल्डर है वो कंपनी का एम्प्लॉय भी है। तो ये वही शेयर होल्डर जो है उसका नाम आ गया, उसका एड्रेस आ गया, उसके पास क्लास ऑफ शेयर क्या है। अब चूंकि देखिए अभी इस कंपनी का चूंकि शेयर ही टोटल एक है और एक शेयर इसके पास है, तो आप कह सकते हैं कि इसकी टोटल 100% शेयर होल्डिंग जो है ना वो इसी के पास है। ये हो गई है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस वगैरह, ये डिफरेंट, ये मतलब जिस एजेंट वगैरह के थ्रू इसने कराई है उसकी डिटेल वगैरह आ गई है। अच्छा, ये आप खुद भी कर सकते हैं, किसी अकाउंटेंट के थ्रू भी कम रजिस्टर करा सकते हैं, या कोई एजेंट होता है उसके थ्रू भी आप करा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो होते हैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स होते हैं वहाँ पे जो फर्म्स होती हैं उन्हीं के थ्रू ही कराए जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सेक्रेटरियल वर्क होता है, तो इसमें वो थोड़ा सा ख्याल रखते हैं अपना। अच्छा, ये तो हमारे पास, ये आपको मैं एक शॉर्ट वो बता रहा था कि भाई आप अगर किसी कंपनी को सर्च करना चाहते हैं तो उसके क्या आपके पास होते हैं, तो ये कंपनी सेक्रेटरी के रिलेटेड थोड़ा सा वो था। अच्छा, जहाँ तक बात हमारी आएगी प्रैक्टिकल में, कि प्रैक्टिकल में मैं आपको क्या क्या करना बताऊंगा, तो वो मैं इंशाल्लाह मैं कुछ डेटा अरेंज करूँ है मेरे पास, जिसमें मैं आपको पर्सनल टैक्स से लेके कि मतलब एक पर्सनल टैक्स में जो नॉर्मली चीज़ें आती हैं वो सारी मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि वो क्लाइंट्स वगैरह होंगे तो मेरी कोशिश होगी कि उनकी आइडेंटिटी मैं हाइड रखूंगा, ये ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, तो उनकी मैं कोशिश करूंगा आइडेंटिटी हाइड रखूं। बट मैं आपको उनको जो फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो सारा कुछ आपको मैं दिखा दूंगा कि अब फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी एम्प्लॉयमेंट इनकम है तो उसकी जो एम्प्लॉयमेंट इनकम का प्रूफ क्या होता है, हमारे पास P60 होता है, P60 फॉर्म कैसा होता है। उसके बाद अगर उसकी कोई रेंटल प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल मैं वकास मेरी परले से मेरी एक फ्लैट मेरे पास है, वो मैंने रेंट पे दिए हुए, मंथली मेरे पास 20-25 हजार रेंट आ रहा है, तो वो मेरे लिए टैक्सेबल इनकम है। तो उसको मैं किस तरह अकाउंट फॉर करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैंने उसके शेयर्स बाय किए हैं, मुझे उससे डिविडेंड आ रहा है, डिविडेंड किस तरह ट्रीटमेंट होती है वो आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद हाँ, जिस तरह आपके बैंक में पैसे पड़े हैं, आपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हैं, तो उस पर जब आपको इंटरेस्ट आएगा वो कैसे इनकॉर्पोरेट होता है, वो उसका आपके टैक्स रिटर्न में कितना इम्पैक्ट आता है, किस तरह उसका हम रिकॉर्ड करते हैं, वो सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, उसके बाद होता है, काफी आता है कैपिटल गेन टैक्स जो होता है ना, अगर आप कोई एसेट्स वगैरह बेचते हैं अपने बिजनेस से, कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, बिजनेस की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की सोल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। अगर वो कोई अपना, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैंने कहा मैं कॉलेज ओपन किया है, तो मैंने कॉलेज में जनाब कंप्यूटर्स भी रखे हैं, लैपटॉप्स भी रखे हैं, और प्रोजेक्टर और डिफरेंट चीजें रखी हैं, अगर मैं उसमें कोई एक चीज बेचता हूँ और उसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं वो गेन जो है ना वो भी चूंकि मेरे पर्सनल टैक्स में आएगा, क्योंकि वो बिजनेस मेरा इंडिविजुअल है, वो कोई कंपनी नहीं है, तो उसको मैं किस तरह टैक्स अकाउंट फॉर करूंगा, जिसे हम कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। तो ये सब पर्सनल रिलेटेड जितने भी टैक्सेस होंगे मेरी पूरी कोशिश होगी उनके एक अच्छे से हाईलाइट भी मैं आपको दिखाऊं, एक ब्रीफ आपको उनके बारे में बताऊं, और उनको फिर मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको उनको सॉफ्टवेयर पे भी करके बताऊं कि वो प्रॉपर टैक्स रिटर्न में वो जाते कैसे हैं, और जो टैक्स रिटर्न का डॉक्यूमेंट हमारे पास एंड पे बनता है जो कि HMRC के पास सबमिट होता है, वो कैसा होता है, और आपकी जितनी भी इनकम्स आपने इनकॉर्पोरेट की होंगी, जैसे एम्प्लॉयमेंट इनकम हो गई, रेंटल इनकम हो गई है, इंटरेस्ट इनकम हो गई, डिविडेंड इनकम हो गई, वो आपके टैक्स रिटर्न में कैसे मेंशन्ड होती है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह मैं वो स्टेप बाय स्टेप ऑन गोइंग क्लास में हम आपको एक एक चीज उस तरह से कराऊंगा।
चलिए सर, कॉर्पोरेशन टैक्स का भी मैं आपको इनिशियली स्टार्ट से एंड तक बताऊंगा कि एक कंपनी का अकाउंट्स बनते कैसे हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी है। बैंक होता है, सेल्स इनवॉइसेस होते हैं, परचेज बिल्स होते हैं, फिर हम उसके अकाउंट्स बनाते हैं और फिर उसका हम सॉफ्टवेयर में उसका ट्रायल बैलेंस किस तरह ले जाते हैं, फिर उसका हम सबमिट कैसे करते हैं। ये सारा ई टू जेड इंशाल्लाह सारा प्रोसीजर होगा। अच्छा, चूंकि वीटी अब वैट वैल्यू एडेड टैक्स जो है ये मैंने इसको इसलिए थर्ड पे रखा हुआ है क्योंकि ये अप्लाई होता है, वैट जो अप्लाई होता है वो पर्सनल टैक्स पे भी होता है और कॉर्पोरेशन टैक्स पे भी होता है। पर्सनल टैक्स पे कैसा होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल है, वो उसने खुद को वैट रजिस्टर कर दिया, वो अपना कोई सोल ट्रेड का बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई बार्बर शॉप चला रहा है, कोई कॉलेज चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, लेकिन उसको खुद को उसने वैट रजिस्टर किया हुआ है, तो वो क्वार्टरली अपने हर 3 महीने बाद अपनी वैट रिटर्न सबमिट करेगा। चाहे वो इंडिविजुअल है चाहे वो कंपनी है, अगर उन्होंने खुद को वैट रजिस्टर किया हुआ है। वैट के लिए आप रजिस्टर कैसे होंगे, कब होंगे और कब आप पे लाजमी है कि आपने वैट के लिए रजिस्टर होगा, स्टेप बाय स्टेप हम इस फर्दर क्लासेस में मैं आपको सारा कुछ गाइड करता रहूंगा। तो अब पर्सनल टैक्स में जैसे मैंने आपको एक सिंपल चीज बताई कि पर्सनल टैक्स में हम क्या क्या चीज देखेंगे भाई, हम रजिस्ट्रेशन। अच्छा, मैं पहले कोशिश ये होगी कि मैं आप लोग को पहले बताऊं कि पर्सनल टैक्स रिटर्न बनाई कैसे जाती है, उसमें क्या क्या चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, वो मैं आपकी गाइड करूं। उसके बाद एंड पे मैं आपको रजिस्ट्रेशन और इन चीजों पे लाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कंपनी सेक्रेटरियल वर्क थोड़ा सा, आप कह सकते थोड़ा सा बोरिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा बुकिश सा होता है। तो बेहतर यही है कि उसको हम थोड़ा सा एंड पे रखें, ताकि एंड पे रखने का मकसद ये है कि जब आप एक चीज प्रैक्टिकली देख के आगे जाएंगे, देन आपको वो अच्छे से समझ भी आएगा कि भाई ये चीज हमने की तो इसका इम्पैक्ट क्या था, ये इसको हमने करना कितना जरूरी था। तो पर्सनल टैक्स के लिए जैसा हमें होता है कि भाई हमें रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न हमें उसकी बनानी पड़ेगी, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या होंगी फाइलिंग के लिए, उसकी डेडलाइन क्या होगी, पेनल्टीज क्या होंगी, एग्जाम्पशंस क्या होंगी हमारे लिए। ये सारा कुछ हम फर्दर हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। कॉर्पोरेशन टैक्स में अगर हम जाते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स में भी वही, एक कंपनी पहले रजिस्टर्ड होगी, उसके गवर्नमेंट गेटवे अकाउंट्स वगैरह सारा कुछ। कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनी जो टैक्स देगी, एक जिस तरह हमने बात की पर्सनल टैक्स है, इस तरह ऑब्वियसली कंपनी भी अपना टैक्स देती है जिसे हम कॉर्पोरेशन टैक्स देते हैं। तो कंपनी का उसने पूरे साल में जितना ट्रेड किया है, जितना उसका प्रॉफिट और लॉस बना है, उस पर क्या टैक्स बनेगा, उस पर कोई एग्जाम्पशंस वगैरह में मिलती है या नहीं, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। फाइलिंग के लिए हमें क्या कुछ चाहिए होता है, उसकी डेडलाइन क्या होती है, अगर डेडलाइन मीट ना की तो उसके पेनल्टीज वगैरह हमारे क्या होंगी, ये सारा कुछ मैं आपको एक गाइड करूंगा। सेम वैट पे भी मैं आऊंगा कि वैट क्या होता है, वैट की रजिस्ट्रेशन क्या होती है, जो कॉमनली यूज्ड वैट वैट के जो रेट्स होते हैं। अब यूके में अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा आप लोग को अगर मैं वो बता दूं कि एक स्टैंडर्ड रेटेड वैट रजिस्टर्ड होते हैं कंपनीज। स्टैंडर्ड रेटेड का मतलब है कि वो अब 20% पे वैट चार्ज करते हैं। 20% कैसे होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जांपल दूं कि मैं एक शूज बनाने की कंपनी हूँ, मैंने बेशक चाहे मैं वो एज अ कंपनी हूँ या मैं एज अ इंडिविजुअल हूँ, एज अ सोल ट्रेडर हूँ, लेकिन मैं अलग से मैं शूज बनाता हूँ और मैंने शूज बनाए। उसकी उसके जो कि आप कहते हैं ना कॉस्ट ऑफ सेल, है उसको बनाने का जो मेरा खर्चा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 50 रुपए है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसको बेचूं 100 रुपए का। तो मेरी चूंकि सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, तो वो 100 रुपीज के ऊपर आप 20% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे और आपकी प्रोडक्ट 120 पे सेल होगी, क्योंकि वो 20 रुपीज जो होंगे दैट बिलोंग्स टू HMRC, और वो आपकी स्टेट टैक्स आपसे कटेगा जिसे हम वैट कहते हैं। और ये यूके में बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है। वैट क्यों किया जाता है? अच्छा, वैट नॉर्मल रजिस्टर करने का एक मेन पर्पस ये भी होता है कि वैट आप HMRC से गवर्नमेंट से क्लेम भी कर सकते हो और, और पे भी करते हो। होता कैसे है, मैं आपको अगर एक जस्ट एक रफ में आपको मैं आपको अगर एक सिंपल डेमो एक छोटा सा आपको देना चाहूँ कि मतलब वैट एक्चुअली हम करते क्यों हैं।
अब इस तरह मैंने आपको कहा कि मैं शूज कंपनी शूज कंपनी है मेरी, और मैंने एक एक मेरे प्रोडक्ट जो है वो है, उसकी अगर मैं कहता हूँ सेल प्राइस, मैं कहता हूँ कि वो है सर 100 रुपीज। स्क्रीन शेयर कर दें काइंडली। आप लोग स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपको मेरी? वो पुरानी स्क्रीन शेयर हो रही है जो आपने कंपनी दिखाई है। अच्छा, सॉरी, ये आई डोंट नो क्या इशू है। चल, आप लोग को शेयर हो रही है स्क्रीन? जी अब ठीक है सर, थैंक यू। नो इशू। अच्छा, जैसे मैं आप लोग का, हमारी शूज की कंपनी है, मैंने एक प्रोडक्ट बनाई, एक शूज है, उसकी कीमत है 100 रुपीज है। अब उस पर मेरा वैट अप्लाई होगा। वैट कितना होगा? 20% मेरा उस पर मैं वैट लगाऊंगा। अगर मैंने खुद को वैट रजिस्टर किया है तो मैं क्या करूंगा कि मेरा 20 उस पर वैट बन गया है। तो अब जो मैं एक्चुअल सेल करूंगा, सेल प्राइस ऑफ शू मेरी जो बनेगी वो अब बनेगी 120। 120 क्योंकि मैं जो प्रॉफिट बनाना चाह रहा हूँ, देखिए जैसे मैंने कहा, मैंने 50 का शूज, मेरे उस पर खर्चा आया, मैंने 50 का मैंने शूज बनाया, बट मैं चाहता कि मैं उसको 100 के बेचूं, मैं 50 का मुनाफा कमाना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि मैंने खुद को वैट भी रजिस्टर कराया हुआ है, तो वो टैक्स जो है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये 20 अमाउंट जो है, ये मैं अपनी जेब से तो नहीं दूंगा ना। अगर मैं लेट्स अगर अभी भी 100 की अमाउंट रखता हूँ, सही है, और मैं 100 पे बेचता हूँ, और मैं उसमें वैट इंक्लूड कर देता हूँ, मैं कहता हूँ इसमें वैट भी इंक्लूड है, तो पहले अगर मैं 50 रुपए कमा रहा था, तभी मैं 30 रुपए कमा रहा हूं, क्योंकि मैंने एचएमआरसी को वैट पे करना है। तो इसलिए आपकी जो भी आप अपनी सेलिंग प्राइस रखते हैं उसके ऊपर 20% आप लगाते हो, जो कि गवर्नमेंट को जाता है वैट। अच्छा, अभी मैंने, जैसे मैं कहता, मैंने ये 120 का मैंने एक शू जो है ना, इसको मैंने 120 का बेच दिया था। अब मैंने अपने पास हिसाब क्या लगाया था भाई, कि शूज जो था वो मैं, मुझे 100 रुपए का बेचना है, और वैट जो था उस पर 20 का लगे, तो ये 20 रुपए जो है ना, इसको मैं अगर कहता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक्चुअल टर्मिनोलॉजी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी जस्ट मैं एक सिंपल लाइन लिख रहा हूँ कि आप लोग को समझ आए। पेबल टू गवर्नमेंट, पेबल टू गवर्नमेंट जो है ना, वो मेरे 20 रुपीज जो है ना, ये 20 रुपीज जो है ना, ये मैंने गवर्नमेंट को पे करने हैं हर 3 महीने के बाद। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कंपनी रजिस्टर की, मैंने अपना फाइनेंशियल ईयर रखा कि मैं भाई ट्रेड करूंगा जनवरी से लेके दिसंबर तक। मेरा जो ईयर एंड होगा मेरे कंपनी का फाइनेंशियल ईयर, वो होगा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। तो पहले 3 महीने जो मेरे होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों का जितना भी मेरा ट्रेड होगा, सेल परचेजेस का सारा, उसका मैं हिसाब किताब करूंगा, उसका मैं वैट रिटर्न बनाऊंगा, और उसमें मैंने जितना भी मैंने क्लाइंट से वैट लिया होगा, ये मैंने क्लाइंट्स को चार्ज किया होगा वैट। अब ये देखिए, ये 20% मैंने क्लाइंट को चार्ज ही किया है ना वैट। ये हालांकि ये मेरे अपने पैसे नहीं है, मैंने गवर्नमेंट को देने थे, लेकिन चूंकि मैंने क्लाइंट से लिए हैं, ये मेरे जो मेरे कस्टमर्स हैं, मैंने उनसे भी लिए हैं, तो ये चूंकि गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, 20% वैट जो है मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। अब ऐसे भी तो होगा कि मैं सिर्फ पे तो नहीं करूंगा वैट, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि वैट आप सिर्फ पे तो नहीं करते, आप रिसीव भी कर सकते हैं। रिसीव आप कैसे करेंगे, तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अब आप, जो मैंने आपको कहा कि कॉस्ट ऑफ सेल जो थी मेरी, वो शू जो मैंने बनाया था, वो मुझे पड़ा था 50 रुपीज में। ठीक है, अब 50 रुपीज में अगर मैं शूज बनाऊँ, तो जाहिर बात है उसमें मुझे वो लेदर भी चाहिए होगा, उसमें नीचे फोम वगैरह जो लगते हैं, मेरे रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं, वो मुझे चाहिए, तो वो भी तो मैं किसी से परचेज करूंगा ना। ठीक है, मैं उनसे परचेज करूंगा। तो जब मैं अपने सप्लायर से, या जिससे मैंने अपना रॉ रॉ मटेरियल लेना है और उससे फिर मैंने शूज बनाना है, तो जिनसे मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूँ, वो भी तो वैट रजिस्टर्ड होंगे ना। जिस तरह मैंने अपने कस्टमर को 20% वैट चार्ज किया है, तो क्या जिससे मैंने सामान लिया है उसके लिए तो मैं कस्टमर हूँ, उसने मुझसे 20% वैट नहीं चार्ज किया होगा? ऐसा ही है ना, उसने भी मुझसे 20% वैट तो चार्ज किया होगा ना। अब फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं कहता हूँ कि 50 रुपीज में जो है ना, मैं एक रफ वैल्यू लगा ले लेता हूँ कि 15 रुपए जो था ना,
ये 50 जो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल बनी थी, इसमें 15 रुपए वैट था, जो कि मैंने अपने सप्लायर्स को पे किया जब मैं उनसे रॉ मटेरियल परचेज कर रहा था, तो मेरा वैट था। तो अब मैंने क्या किया, अब ये 15 रुपए चूंकि गवर्नमेंट के पास जाने थे, जिस तरह ये पैसे मैंने कस्टमर से लिए और मैंने गवर्नमेंट को पे किए, तो यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को मैं पे कर चुका हूँ। ये 15 रुपए मैंने अपने सप्लायर को दिए, तो वो मेरे सप्लायर ने फिर गवर्नमेंट को पे किए होंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया, तो इस तरह मेरे सप्लायर ने भी तो अपने वैट रिटर्न प्रिपेयर की, उसने भी तो वहां पे किया होगा। तो मैं एचएमआरसी को फिर क्या कहता हूँ कि भाई साहब, कि मैंने जो सेल की थी उस पे 100 रुपए के शूज था, उस पे मैंने 20 रुपीज वैट भी कस्टमर से लिए थे, तो ये 20 रुपीज तो मैंने आपको देने हैं। लेकिन मैं जब अपना रॉ मटेरियल खरीद रहा था, मैंने अपने सप्लायर को वैट की मद में 15 रुपए दिए भी हैं। तो मैं फिर इधर क्या करूंगा, रिसीवेबल फ्रॉम, ये हो जाएगा मेरा 15 रुपीज। अब मैंने गवर्नमेंट से 15 रुपए लेने हैं और 20 रुपए देने हैं, तो मेरे पास नेट क्या बच गया, 20 में से 15 माइनस, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट को 20 रुपए पे करने हैं और 15 रुपए मैंने उनसे रिसीव करने हैं, तो मेरे पास बच गए 5 रुपए पेबल, क्योंकि मैंने पे ज्यादा करने थे और रिसीव कम करने थे, तो मेरे पास 5 रुपए पेबल बन गए थे। मैंने एचएमआरसी को 5 रुपए अब पे करने बचाए 20 के, क्योंकि मैंने वैट ऑलरेडी पे कर चुकी। ये एक सबका होता है ना, नेट इम्पैक्ट पड़ता है कि एक तरफ से आप एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो सब कस्टमर से, अपने कस्टमर से उनको शूज में बेच रहा हूँ, एक तरफ से तो मैं एक्स्ट्रा पैसे ले रहा हूँ उनसे, अपने कस्टमर से, लेकिन जब मैं अपने सप्लायर से चीजें खरीद रहा हूँ तो मैं उनको भी तो एक्स्ट्रा पैसे दे दे रहा हूँ ना। तो फिर हम ये देखते हैं कि मैंने कितने पैसे एक्स्ट्रा दिए हैं अपने सप्लायर्स को और कितने मैंने कस्टमर से रिसीव किए हैं एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के पैसे। तो वो उस पैसे में मिला के उनका नेट इम्पैक्ट मिला के यहाँ पे एचएमआरसी को शो कर दूंगा, जिसे हम वैट रिटर्न कहेंगे कि मैंने इतने कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज किए वैट की मद में और इतने मैंने रिसीव किए हैं। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है, या तो वो पेबल बनेगा या वो रिसीवेबल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिसीव, अब ये तो मेरे पेबल बन रहा है ना, ये मैंने पे करना था गवर्नमेंट को, अगर मैं ऐसे करता, मैंने अभी तक जितना रॉ मटेरियल परचेज किए हुआ, नहीं है ना फॉर ही एग्जाम्पल मैं कहता, मैंने, के अंदर डिजीज के फादर का नाम साथ में उसके अच्छा, लेट्स से मैं कहता हूँ अभी तक मैंने जितनी भी सप्लाईज दी हुई है, मैंने अभी 25 का वैट पे किया हुआ है। तो मैं क्या हुआ, मैंने अपने सप्लायर्स को 25 का वैट पे किया हुआ है, जो कि मैंने गवर्नमेंट से क्लेम करना है। अब क्या हो गया, -5 में गया। मैंने कस्टमर से वैट कीमत में 20 रुपए लिए और लेकिन मैंने अपने सप्लायर को 25 रुपए पे किए हुए हैं। तो मैं 5 रुपए जो है ये अपने सप्लायर से, सॉरी, एचएमआरसी से रिसीव करूंगा। ये होती है हमारी वैट रिटर्न। ये मैंने आपको एक बिल्कुल सिंपल छोटी सी, जैसे कहते हैं ना, एक स्पून फीडिंग वाले, लेकिन ये होता है कि इस एग्जांपल से आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बन जाएगा कि एक्चुअली वैट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। बाद में मैं आपको इसके एक्चुअल जो टर्मिनोलॉजीज होंगी, एक्चुअल सिनेरियो भी मैं आपको करके बताऊंगा कि ये होता कैसे है सारा कुछ। तो इस तरह वैट का, ये मैंने आपको भी स्टैंडर्ड रेट का बताया। इसमें होता है जीरो रेटेड भी होता है, सॉरी रिड्यूस रेट भी होता है। रिड्यूस रेट वो होता है कि वो कुछ सप्लाईज, कुछ इंडस्ट्रीज है जिसमें आपको रिड्यूस रेट पे आप वैट चार्ज करते हो 5%। अब जैसे अगर यूके में आपको कहूँ तो इलेक्ट्रिसिटी और जो सुई गैस वगैरह है, अगर आप इसकी प्राइवेट कंपनी वगैरह इस तरह ओपन करते हैं तो उसमें आपको वैट रेट जो है ना 5% रखना पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ से। आप 20% नहीं चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं ऑब्वियसली। जीरो रेट, अच्छा, जीरो रेट वीएटी जो होता है ना, वो नॉर्मली होता है जो आपके बेसिक नेसेसिटी आइटम्स होते हैं ना, मतलब खाने पीने की चीजें, जिसे हम कहते हैं अनप्रोसेस्ड आइटम्स। अनप्रोसेस्ड मैं आपको समझाता हूँ, जिस तरह सब्जियां हो गई हैं, ग्रोसरीज हो गई हैं, बेबी क्लोथिंग्स हो गई है, बच्चों के जो कपड़े होते हैं, ये नॉर्मली, ये मेडिसिन हो गई हैं, ये होती हैं, ये आती हैं जीरो रेट पे। अगर अगर तो मैं कोई फार्मेसी खोलता हूँ, तो ना तो मैं अपने कस्टमर से, अगर मैं वैट रजिस्टर हो भी जाऊँ ना, तो मैं अपने कस्टमर से वैट की अमाउंट चार्ज नहीं कर सकूंगा, क्योंकि बाय लॉ मेडिसिन जो हैं वो जीरो रेट में फॉल होती हैं और मैं अपने कस्टमर से वैट
अगर चार्ज करूंगा भी तो जीरो रेट होगा, तो मतलब जीरो अमाउंट में उनसे चार्ज करूंगा। और सेम अगर मेरे सप्लायर्स जो होंगे, अगर मैं उनसे डायरेक्ट मेडिसिन ही ले रहा हूँ, बल्क में ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कहते हैं ना फार्मेसी छोटी सी खोल के वो बेच रहा हूँ, तो मैं अपने सप्लायर से भी जीरो रेट पे ही लूंगा और मैं बेचूंगा भी जीरो रेट पे। तो मेरा मुझे वैट ना पे करना पड़ेगा ना रिसीव करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और भी होता है, एग्जाम्प्ट रेट होता है। लेकिन एग्जाम्प्ट रेट जो है ना, सिर्फ जो मेन कॉमनली यूज्ड होता है ना, अगर आप अपने अकाउंट्स, आप कोई भी बिजनेस करते हैं या आपकी कोई कंपनी है या जो भी है ना, तो नॉर्मली इंश्योरेंस जो होती है, अभी पाकिस्तान में इंश्योरेंस का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग नहीं कराते हैं, लेकिन बाहर आपके लिए मैंडेटरी होती है, एक समय कहते हैं कि फर्ज नमाज होती है। तो आपको खुद अपने इंश्योरेंस लाजमी करानी होती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, व्हीकल हो, बिजनेस प्रेमिसेस हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, इंश्योरेंस लाजमी करानी होती है। तो आपका जो इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है ना, तो इंश्योरेंस पे आपसे आपका सप्लायर आपसे वैट नहीं ले सकता, क्योंकि वो बाय लॉ एग्जाम्प्ट है। अच्छा, वैट नेक्स्ट आप देख रहे होंगे, वैट थ्रेशोल्ड क्या होता है? वैट थ्रेशोल्ड, मैं आपको इस थ्रेशोल्ड को ऐसे बयान कर देता हूँ कि अब अगर बाय ह्यूमन नेचर देखा जाए, मैं नहीं चाहूंगा कि यार मैं खुद को वैट रजिस्टर्ड करूं। यार मैं क्यों मतलब किसी से एक्स्ट्रा 20 पाउंड चार्ज करूं और वो इतने फजल ख्वारी में फिरूं कि जनाब मैं हर 3 महीने के बाद अपने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करूं कि भाईजान मैंने अभी तक कस्टमर से कितना वैट एक्स्ट्रा चार्ज किया हुआ है, और मैंने अपने सप्लायर्स को से जो मैंने चीजें ली उस पर मैंने कितना वैट पे किया हुआ है, फिर उसके मैं समरी बनाऊं और फिर मैं HMRC को सबमिट करूं, और फिर जनाब या तो मुझे वैट पे करना पड़ेगा या रिसीव करना पड़ेगा, मतलब इतना टाइम क्यों मैं जाया करूं? वैलिड क्वेश्चन, लेकिन ये आप पे एक बाय लॉ आप पे अप्लाई हो जाता है। कब? जब आप वैट का थ्रेशोल्ड एक्सीड कर लेते हैं। मैं जस्ट आपको एक फिगर अभी बता देता हूँ। नॉर्मली ये होता है, अगर आपको लगता है, अगर आपके पूरे साल में आपकी जो रेवेन्यू है, आपकी टोटल सेल्स हैं, अगर तो वो 85,000 पाउंड्स क्रॉस कर जाती हैं, then you are entitled to be VAT registered by law। अगर आपकी सेल रेवेन्यू जो है वो आपका, आपको, चलो यार इसका मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। मैं चाह रहा था कि इसको मैं फिलहाल थोड़ा शॉर्ट में कर लूँ। इसमें होता है एक वॉलंटरी, इसमें दो किस्म का, एक होता है फीचर, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं, फीचर फीचर का मैं एग्जैक्ट वर्ड बता दूँ। फीचर हो गया एक, पास्ट हो गया, एक वॉलंटरी। फीचर पे हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल, अब मैं लेट्स से कह ले कि बैट मैं फॉर एग्जांपल मेरा साल शुरू हो गया, मेरा साल चल रहा है 1 जनवरी 23, ठीक है, मैं आ गया 1 फेब 23। ये मेरे पूरे मंथ्स आ गए हैं, ठीक है। इसमें मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मेरे 20,000 ये जनवरी, ये फरवरी में 3,000 हो गए।
अब फॉर एग्जांपल मैं एक रफ एस्टिमेट लगाया कि भाई ये मेरे हर महीने की सेल आ रही है, ये 2,12,000 कुछ खासी बन गई, लेकिन चले मैं जस्ट अच्छा, एक होता है कि आप फॉर एग्जांपल अपने फर्स्ट ईयर, आज आपका 2023 स्टार्ट हुआ, आपने काम करना स्टार्ट किया, आपका पहला महीना गुजरा, आपकी 20,000 सेल हो गई है। दूसरा महीना गुजरा, आपकी जो है वो सेल 15,000 हो गई। तीसरा महीना गुजरा, आपकी 25,000 हो गई। अगर मैं इन तीनों को मर्ज करूं, अगर मैं इन तीनों को सम करता हूं फॉर एग्जांपल, इन 3 महीनों का, तो मेरे पास कितनी बनती है? 60,000। अब आपको नहीं लगता कि अगर एक कंपनी ने पहले ही 3 महीनों में 60,000 की सेल कर ली है, तो आपको नहीं लगता कि अगले 12 महीने, मेरे ये साल पूरा होने, ये मेरे नेक्स्ट 12 मंथ, मैं आज आके खड़ा हो गया 31 मार्च में, करता मंथ एंड जब मेरा हुआ 31 मार्च मेरा आया, और मैंने चेक किया तो मेरे पहले 3 महीनों में 60,000 की सेल अचीव हो गई थी। तो आज के दिन से मैं कल, आप लोग को मेरी एक्सेल शीट नजर आ रही है बाय द वे? यस सर, आ रही है। ये सर विजिबल है। इट्स ओके, सॉरी, एक्चुअली वो एक दो दफा ऐसा हुआ कि मैं स्क्रीन कोई नई चीज ओपन कर रहा तो आप लोग को शेयर नहीं हो रही थी। थैंक यू। ओके, अब मकसद मेरा ये है, आपको फ्यूचर का हम ये इस तरह देखते हैं कि अब मेरा ईयर स्टार्ट हुआ, मैंने जनवरी में काम किया 20,000 की सेल की, फरवरी में काम किया 15,000 की सेल की, मार्च में किया मैंने 25,000 की। जब मैंने वैसे एक ऑब्वियसली अकाउंट अपने पास आप रिकॉर्ड करके, तो आप कहते हैं यार 60,000 सेल तो मेरी जो है ना पहले 3 महीनों में ही हो गई है, और मेरा थ्रेशोल्ड जो है मेरे पास वो है 85। थ्रेशोल्ड मेरा 85,000 है कि अगर मेरी सेल पूरे साल में 85,000 हो जाती है या 85,000 क्रॉस करती है, तो मुझे बाय लॉ मुझे वैट रजिस्टर करना पड़ेगा। अब मेरे चूंकि 3 महीनों के अंदर ही 60,000 सेल हो गई है, अभी पूरे 9 महीने मेरे पड़े हैं पूरे साल में, लेकिन मैं 31 मार्च पे जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था और आज मुझे पता लगा कि भैया 60,000 तो अभी हो गई है, तो आज से लेकर नेक्स्ट 12 मंथ मैं देखूंगा, यार आपको नहीं लगता है आपकी जो रेवेन्यू है वो 85,000 क्रॉस कर जाएगा? लेट्स से ये बाकी सारी नहीं हुई, लेकिन तीसरे महीने आपको पता लगे अगर 3 महीने में 60,000 सेल हो गई है, तो बाकी 9 महीने में ये रिमेनिंग 25,000 सेल तो आप आराम से कर लेंगे। तो आज के दिन ही 31 मार्च वाले दिन आपको जब ये पता लगे कि मेरी सेल ज्यादा है और मैं 85,000 क्रॉस कर लूंगा, तो मैं 31 मार्च 2023 को ही क्या करूंगा, एचएमआरसी को इन्फॉर्म करूंगा कि मैं वैट रजिस्टर्ड होना चाहता हूं, और एचएमआरसी आपको कहेगा कि आप 1 अप्रैल 2023 से वैट रजिस्टर्ड हो गए हैं। तो ये फ्यूचर के लिए ये होता है कि आप ये देखते हो कि हाँ मेरी फ्यूचर सेल्स जो है क्या मेरी 85,000 वो क्रॉस कर रही हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी सेल्स क्रॉस, जरूरी नहीं है कि आपकी क्रॉस करे, अल्लाह ना करे पेंडेमिक आ जाए या कोई फ्लड आ जाए और ना हो पाए, तो वो एक अलग सिनेरियो, तो उससे मैटर नहीं है, तो आप खुद को डी रजिस्टर भी फिर कर सकते हो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन क्या कहते हैं ना आइडियल सिचुएशन में, अगर आपको लग रहा है कि आप 85,000 क्रॉस कर जाओगे, तो देन यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ विद एचएमआरसी। फ्यूचर का तो हमारा ये हो गया। तो पास्ट के लिए हम क्या देखते हैं? अब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये इसको मैं जरा अनहाइलाइट कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैं मार्च में आके कैलकुलेट किया क्या फ्यूचर में मेरी 85,000 सेल्स क्रॉस हो सकती हैं या नहीं, मुझे लगा क्रॉस हो सकती है, तो मैंने एचएमआरसी को कह दिया कि भैया मेरी सेल क्रॉस हो जाएंगी 85,000, तो मैंने वैट रजिस्टर होना है। तो आपने कर लिया खुद को। पास्ट आपने फिर एक होता है पास्ट का, पास्ट आप थ्रेशोल्ड किस तरह देखते, जिस तरह भी हमने इसमें फ्यूचर देखा। अब मैं आ रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल आ गया, मैं यहाँ पे अक्टूबर आ गया, या मैं मार्च मई में आ गया। मई में मैं आया, मैंने कहा वैसे मैं देखता हूँ, मैं अपने पिछले 12 महीनों की सेल्स को कैलकुलेट करता हूँ। अब अब चूंकि मैंने वैल्यूज तो सिर्फ 1 साल की लिखी है, तो पिछले साल में भी जाकर आपने, अब जैसे मैं मई में देख रहा हूँ ना, तो मतलब मई से लेकर मैं पीछे किस मंथ तक जाऊंगा,
मैं जाऊंगा अप्रैल 2022 तक। अप्रैल 2022 से लेके मई 2023 तक की अपनी सारी सेल इनवॉइसेस, सारी रेवेन्यू सेल्स को ऐड करूंगा। अगर तो वो प्रीवियसली ये पूरे 12 महीनों की सेल 85,000 या उसको एक्सीड कर जाती हैं, तब भी मैंने आज के दिन ही HMRC, मतलब उसी दिन ही आपको, मतलब बाय लॉ तो यही है कि जिस दिन आपको पता लग जाए कि भाई आपकी 85,000 सेल एक्सीड हो रही हैं या रीच हो गई हैं, आपने उसको HMRC को फॉर्म इन्फॉर्म करना है और अपने वैट रजिस्टर खुद को करना है। तो आपने जब 12 महीनों के रेवेन्यू देखे और वो 85,000 उसने क्रॉस कर लिए, ये 85,000 वो रीच कर दिए, तो आपने HMRC को सेम उसी तरह खुद को अपने वैट रजिस्टर कर देना है। एंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे यू विल बी वैट रजिस्टर्ड। तो फिर आपने वैट भी चार्ज करना शुरू कर देंगे। और एक होता है वॉलंटरी। वॉलंटरी में हम क्या देखते हैं कि एट एनी पॉइंट अगर आपको लगता है, बेशक आपका थ्रेशोल्ड रीच हो 85,000 का या ना हो, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई मैंने वैट रजिस्टर होना है, तो आप हो सकते हैं, आपको आप इजीली जिस तरह नॉर्मल प्रोसीजर होगा जो कि मैं आपको एंड का आपको बताऊंगा कि आप वैट रजिस्टर कैसे होगे, उसी तरह आप सिंपली जाके अपना फॉर्म फिल करोगे HMRC के पास और आप वैट रजिस्टर हो जाएंगे। उसके लिए चूंकि नाम से जाहिर वॉलंटरी है, तो इसमें आपको थ्रेशोल्ड मीट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। तो ये आपका एक वैट का एक छोटा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अच्छा। अच्छा फिर अच्छा, मंथली भी होती जो कि बहुत रेयर होती हैं, टू बी ऑनेस्ट, मंथली बहुत ना होने के बराबर लोग करते हैं। मेनली क्वार्टरली होती है और कुछ सिनेरियो में एनुअल भी होती है, लेकिन ये भी ऐसा क्या, लेकिन ना होने के बराबर। मेनली वेट रिटर्न्स जो है वो क्वार्टरली ही चलती हैं। कुछ एक स्कीम वगैरह होती है जिसमें आप एनुअल वगैरह चूज कर सकते हो, लेकिन एनुअल कोई नहीं करता है, क्वार्टरली ही रिकमेंडेड है। और 99.9% जो कंपनीज है वो क्वार्टरली ही वेट अपनी सबमिट करती हैं। अच्छा, वेट फिर डेडलाइन क्या होगी? नॉर्मली अगर मैं आपको अभी, अगर वैसे एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको अभी यहाँ पे मेंशन किया था, अगर ये मेरे साल के पूरे 12 महीनों का वो है, ईयर, फाइनेंशियल ईयर है, तो मेरे मेरे पहले 3 महीने ये हो गए, एक क्वार्टर मेरा ये हो जाएगा, दूसरा क्वार्टर मेरा ये हो जाएगा, तीसरा क्वार्टर मेरा ये हो जाएगा, और मेरा एक चौथा क्वार्टर ये हो जाएगा। तब ये अभी ये क्वार्टर मेरा कब स्टार्ट होगा? 1 जनवरी, जनवरी 2023 टू 31 मार्च 2023। ये मेरा पहला क्वार्टर हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा 1 अप्रैल 30। फर्स्ट जुलाई 2023 टू, और एंड पे मेरा हो जाएगा अक्टूबर 2023 टू 31। ये मेरे क्वार्टर बन गए। मैंने पहले वेटीज क्या किस पीरियड की सबमिट करनी, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक करनी है। दूसरी मैंने करनी है 1 अप्रैल 2023 से 30 जून हो गई। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पीरियड की वैट सबमिट करूंगा, तो ये चूंकि एंड हो रहा है 31 मार्च पे, चूंकि एंड हो रहा है, तो आपको नॉर्मली नॉर्मली क्या, बल्कि बाय लॉ आपको जो टाइम पीरियड दिया जाता है जिसके बीच में आपने अपना वैट रिटर्न सबमिट करनी होती है, वो होती है 1 मंथ एंड 7 डेज।
तो अगर मैं इसकी डेडलाइन पहले क्वार्टर की लिखना चाहूँ तो 31 मार्च मेरा मंथ एंड हो गया। उसके बाद 1 मंथ कितना होगा, अप्रैल, पूरा महीना वो हो गया, और फिर 7 डेज। अप्रैल के बाद मई होगा, तो उसके बाद 7 मई जो होगा, 1 महीना और 7 दिन। तो मेरी 7 मई 2023 मेरी पहले क्वार्टर की वैट रिटर्न सबमिट और पे करने की डेडलाइन ये होगी। तो और ऑब्वियसली जब आप पे नहीं करोगे देन फर्स्ट टाइम आपको वार्निंग दी जाती है। वो ये सारा कुछ जो मैंने आपको यहाँ पे, अगर आप स्लाइड में देखें, यहाँ पे आपको सरचार्ज पड़ता है। ये मैं आपको डिटेल में बताऊं जब हम वैट को डिटेल में देखेंगे। तो सरचार्ज क्या होता है, आपको एक क्या कहते हैं ना, टाइम जोन दे दिया जाता है, जो एक पूरे, मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक वैट रिटर्न डेडलाइन जो है ना वो मिस कर दी है, और आपको आपका सरचार्ज पीरियड, पहले पहली गलती पे आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको कह दिया जाएगा कि नेक्स्ट 12 मंथ में आपने दोबारा लेट नहीं करना, वरना फिर आपको पेनल्टी चार्ज होगी। तो वो 12 महीने के जो पीरियड होते हैं उसको हम सरचार्ज पीरियड का कहते हैं। तो ये हमारे पास सरचार्ज पीरियड आ गया। ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज तो जस्ट हम एक ओवरव्यू कर रहे हैं। कंपनी सेक्रेटेरियल में हमारे पास कंपनीज हाउस क्या होता है, एचएमआरसी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कैसे होती है, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, बट एनुअल रिटर्न मतलब कंपनीज का एनुअल जो जो फाइनेंशियल ईयर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके अकाउंट्स जब कंपनीज हाउस पे सबमिट होंगे वो कैसे होते हैं। कंपनी स्ट्राइक ऑफ कब हो सकती है, ये एक बहुत अच्छी चीज है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लिक्विडेशन और वॉलंटरी क्लोजर, ये लिक्विडेशन तो वही अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपकी लोन वगैरह बहुत ज्यादा हो जाती है, आपको बाय लॉ कंपनी बंद करनी पड़ती है। और वॉलंटरी का मतलब अगर आप अपनी मर्जी से कंपनी बंद कराना चाहें तो उसको क्या प्रोसीजर होती है, सारा हम इंशाल्लाह देखेंगे। ये जस्ट वही कि इंशाल्लाह नॉलेज बेस पे हम करेंगे वो सारा कुछ। तो फॉर इंट्रोडक्शन दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हम कोशिश यही करेंगे कि ड्यूरिंग द क्लास हम मैं पहले प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंट करूंगा, जो नॉलेज मुझे लगेगी जो आप लोग के पास होनी चाहिए, वेदर वो थियोरेटिकल हो या वो नॉलेज बेस्ड हो या वो प्रैक्टिकल बेस्ड हो। मेरी पहले कोशिश होगी मैं पहले आप लोग को वो डिलीवर करूं। आप कोशिश करें अगर आप लोग के पास कोई क्वेश्चंस होते हैं तो अपने पास बेशक एक नोट पैड रख लें और उसको अपने पास नोट डाउन करें। एंड हम ऐसे करेंगे हर लेक्चर में आखिर के 10-15 मिनट आप रख लिया करेंगे, उसमें आप लोग के जो भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी एनीवन इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन सो फार आज के है उसमें, क्योंकि आज हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसमें हमने इतना कोई नॉलेज बेस्ड कुछ नहीं सीखा, ना हमने कोई पढ़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कल की क्लास में हम कल से हम स्टार्ट करेंगे। देन हम फर्दर ऑन जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन वगैरह सारा कुछ हम उसको डिस्कस करेंगे। देन आपको नॉलेज वाइज या प्रैक्टिकल वाइज जो भी इशू होगा देन वी विल डिस्कस इट। जी मिर्जा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पूछना मुझे ये था कि बेसिकली मेरा बैकग्राउंड जो है वो इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, ओके। और ना मेरा अकाउंटिंग का कोई बैकग्राउंड है। बट ये है कि एक जिस तरह हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं मार्केट प्लेसेस के ऊपर, जी जी अमेजोन या ईबे के ऊपर, जी जी। तो बेसिकली मैं उस हवाले से ये इस कोर्स को मैंने ज्वाइन किया, तो मैं ये पूछना ही चाह रहा था कि इज दिस कोर्स इज यूजफुल फॉर मी, कि अगर मैं ये कोर्स कर लेता हूँ तो उसके हम्म, बाद क्योंकि इतना अगर कोई छोटी कंपनी है तो हाँ उसके हाँ। अकाउंट्स जो फाइल करने हैं, तो उसके लिए मेरे उसके हिसाब से ये कोर्स मेरे लिए सूटेबल रहेगा। क्योंकि कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि कुछ समझ में आती हैं, बट ये है कि इन डेप्थ तो ज़ाहिर है आप जिस तरह बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो वो वक्त के साथ साथ चीज़ें समझ में आती जी जी। जाएंगी। बट ये कि मैं मतलब मुझे इस चीज़ का एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कोर्स मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा तो फिर मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक तो देखिए क्रेडिट। हेल्प, जी जी। जी, मैं आपका आंसर कर दूं। देखिए जहाँ तक बात अकाउंटिंग की है, और अच्छा ये मैं आपको अगर अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको शेयर कर दूं ना, हमने बहुत चाहे पाकिस्तानी सीए है या एसीसी है, हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में उतना नहीं अप्लाई होता जितना, मतलब होता है, ऐसा नहीं कि नहीं अप्लाई होता, बट
100%। अब देखें, आपने भी कुछ पढ़ा होगा, इंजीनियरिंग की होगी, मेडिकल किया होगा, आपने जितना पढ़ा है वो 100% अप्लाई नहीं होता, उसका 40-50% ही अप्लाई होता है। एंड बिलीव मी, मैं कभी कभी कुछ क्लाइंट्स को देख के इतना हैरान हो जाता हूँ कि यार वो बड़े ही बेसिक लेवल पे थे, मतलब। और वो जो है ना, इतने जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपना डेटा हमें प्रोवाइड करते हैं ना, कि बंदा कहता है यार इससे बेहतर था कि सिर्फ एक सबमिट ही करना था, आपने वो खुद ही कर लेते। मतलब यार, आप कह रहे जैसे अमेजोन हो गया या इस तरह की ड्रॉप शिपिंग वगैरह, मुझे to be honest, इनका इतना आइडिया है नहीं, लेकिन उसमें आपका क्या होगा भाई, आप सेल्स करोगे, आप परचेजेस करोगे, उसके जो डिफरेंस आपके यहाँ पास आएगा वो आपका प्रॉफिट होता है, और वही आपने सबमिट करोगे, उस पर ही आपने टैक्स देना होता है। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम जो प्रैक्टिकल में आएंगे ना, तो आप समहाउ आप उसको रिलेट कर पाएंगे, और आपको इंशाल्लाह इतना कोई मसला नहीं होगा। चलिए ठीक है। सर, यही यही चीज कंफर्म करनी थी, क्योंकि डेटा तो जाहिर है अवेलेबल होता है, बट उसको जी एक जी प्रॉपर फॉर्मेट में लाकर और फिर उसको रिटर्न करना है। तो जी ये प्रोसीजर है जिसको नॉर्मली एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि एक बहुत मुश्किल चीज है, अकाउंटेंट के बगैर जो है वो आप नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अब जाहिर है अकाउंटेंट की जरूरत तो है, कॉम्प्लेक्सिटीज जहाँ पर आती हैं वहाँ पर अकाउंटेंट की जरूरत तो पड़ती है ऑब्वियसली। सर, बट मैं आपको इसकी हम्म, अच्छा, सॉरी, आप कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं ना, लिटरली कभी कभार ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं ना कि आप सोच नहीं, मतलब बड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी में जाएं तो, अगर मैं आपको सिंपल बता दूं कि इसी से में जो टैक्सेशन हमारा आखिरी कॉर्पोरेट जो होता है एडवांस टैक्सेशन, उसमें अगर आपको जस्ट मैं एक लमसम फिगर बता दूं ना, कि उस टैक्स के रूल्स जितने हैं ना, तकरीबन वो 7,000 प्लस टैक्स के रूल है सर। सर वो तो तो 7,000। नॉर्मल नॉर्मल तो बंदा याद ही नहीं रख सकता, और मेरे ख्याल अकाउंटेंट को भी याद नहीं होते होंगे। नहीं नहीं, अगर बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है, नहीं याद रख सकते हैं। लेकिन आपको एक आइडिया होता है। अब देखिए, हमारे साथ भी ऐसा होता है। अब जैसे मैं एक चीज कर रहा हूँ ना, या तो वो चीज मुझे आती होगी, या तो मुझे वो थोड़ा सा, मैं उसके बारे में मिक्सअप होऊंगा कि यार ये चीज मैंने पढ़ी तो है, लेकिन मैं उस पर श्योर नहीं हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा, आपने कुछ भी चेक करना हो ना, अगर आपने टैक्स के रिलेटेड कुछ भी सर्च करना है ना, आप सिंपल गूगल पे लिखें, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट इनकम के बारे में, अगर आपने कोई टैक्स लिखना है या कोई एक्सपेंस है या वट एवर जो भी है, लिखो एम्प्लॉयमेंट इनकम एज पर HMRC। तो आपके पास जो पहली वेबसाइट ओपन होगी ना, वो होगी HMRC की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि gov.uk के नेम से। तो उस पे वो आपको सारी डिटेल मेंशन होगी। तो अगर आपसे एक चीज भूल भी रही है, आपको उस चीज की नॉलेज नहीं भी है ना, तो वो आपको सारा कुछ खुद ही बता देगी वेबसाइट पे, होकर डिटेल में तसल्ली से पढ़ लो, 15-20 मिनट आपको लगे, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। हम भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ आप एक साथ नहीं याद रख सकते, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है हाँ, वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, इश्यूज आते हैं, तो इश्यूज जैसे जैसे आता है उसको उसी तरह ही आप फिर रिकंसाइल भी करते रहते हैं। अच्छा अच्छा, सर, मिर्जा भाई, सर एक क्वेश्चन और बस, एक क्वेश्चन के बाद फिर मुझे पता है टाइम जाहिर दूसरों का भी नहीं, है तो एक्चुअली वो बाकी ऑब्वियसली। भी वेट कर रहे हैं, तो मैं कह रहा था तो उनको भी टाइम मिल सर जाए ना। सिर्फ जी एक एक क्वेश्चन और जी जी। मुझे दे दीजिए। अच्छा सर, आपने ये कहा कि एज ए कंपनी जो है हम रजिस्टर करते हैं तो उसके अंदर डायरेक्टर जो होता है वो भी एम्प्लॉय कंसिडर होता है, राइट? तो करेक्ट। अब इशू ये है कि हम कंपनी की फाइलिंग करेंगे तो फिर उसके साथ साथ हम एज ए डायरेक्टर जो है वो इंडिविजुअल फाइलिंग भी कर रहे होंगे, ऐसे ही? बिल्कुल, दैट्स अ गुड पॉइंट, बिल्कुल करेंगे। ओके, राइट क्योंकि राइट। क्योंकि एक हमारे अकाउंटिंग में एक बहुत ही फेमस कोट यूज किया जाता है, अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है। ठीक है सर। आप 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 मिर्जा, आपका नाम है, आपने एक कंपनी बनाई है, तो आपका कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने, आपकी कंपनी ने मुझसे लोन लिया, फॉर एग्जांपल मैं एक बैंक हूँ, आपकी कंपनी ने मुझसे लोन लिया है, तो कल को आप बैंकरप्ट हो जाते हो ना, तो मैं लोन आपकी कंपनी पे करूंगा, मिर्जा लिमिटेड कंपनी पे करूंगा, मैं मिर्जा साहब पे नहीं करूंगा केस। ठीक है सर। ठीक है। तो वो ओनर से एक सेपरेट और लीगल एंटिटी है। ठीक है। चलिए सर, ये जो जो नेसेसिटीज हैं अकाउंट्स फाइलिंग के लिए काइंडली ये कोर्स के साथ साथ प्लीज बताते जरूर रहिएगा, जरूर। ताकि हम जो है वो इस चीज को मैं कंसिडर मैं करें। कोशिश ये कि हम जिस तरह एक एक चीज को कवर करेंगे, तो उसको A to Z, हर एक चीज से फ्रॉम स्क्रैच टू फाइनलाइजेशन, हर एक चीज को कवर करें। ठीक है ब्रदर। चलिए, बहुत थैंक शुक्रिया, थैंक यू यू। सर, ओके। थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स, आई थिंक जी मोहम्मद। सर। जी सर जैसा आपने बताया है कि ये जी क्वार्टरली इसमें जो है हमने
HMRC को पेमेंट करनी होती है। जी जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन ये बैच से रिलेटेड है, बिजनेस एक्टिविटी स्टेटमेंट, पे एज यू गो? सॉरी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई। किस चीज के जैसे रिलेटेड? हम्म। बिजनेस एक्टिविटी स्टेटमेंट होती हाँ है, हाँ। जैसे कि आपने क्वार्टरली पेमेंट करनी है, आप फाइनली ईयरली टैक्स से बचना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं, मैं शुरू से ही क्वार्टरली देता हूँ ताकि मैं फाइनल जो मेरा टैक्स होता है ईयरली आ, वो मैं ना दूं, इतनी बड़ी अमाउंट ना दूं, बस नहीं नहीं क्वार्टरली नहीं देता रहूं। नहीं नहीं नहीं, आप इसको जो है ना, देखिए यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही जी, एक्सेल वाली। है? एक्सेल वाली नजर आ रही है? जी जी। अच्छा, मैं आपको दिखाना स्लाइड चाह रहा हूँ। आपको मेरी स्लाइड नजर आ रही है? जी अभी नजर आ रही है, बिल्कुल। पहला है हमारे पास पर्सनल टैक्स। ये एक डिफरेंट टैक्स है। आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, कि हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो हम उसको ज्यादा टैक्स से बचने के लिए हर क्वार्टरली टैक्स दे रहे हैं, जी। तो वो होता है वैट। वो एक डिफरेंट नेचर ऑफ टैक्स है। ठीक है। और ये होता है कॉर्पोरेशन टैक्स, जो आपके बिजनेस एक्टिविटी पूरे साल में हुई होती है ना। आपने चीजें बेची भी हैं, आपने खरीदी भी हैं, आपके पास एक प्रॉफिट फिगर आई है, और उस प्रॉफिट फिगर पे आपने टैक्स देना है गवर्नमेंट को। वो ओके। एक डिफरेंट चीज है। और वैट जो है ना, ये एक डिफरेंट चीज है। बिकॉज वैट जो है, आप अपने कस्टमर से चार्ज भी करते हो, और आपके सप्लायर्स भी आपसे चार्ज करते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स जो है ना, वो सिर्फ आपके प्रॉफिट्स पे होता है। डोंट वरी, ये सारी कंफ्यूजन आपकी ऐसे से क्लियर होती रहेंगी। बट ये याद रखिए, कॉर्पोरेशन टैक्स और वैट, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। वैट की अलग से पेमेंट होती है, और कॉर्पोरेशन टैक्स अलग से होता सर लास्ट, थैंक यू, लास्ट क्वेश्चन है। कि जी। जब भी आपको मौका मिले बताइएगा कि कौन कौन सी टेरिटरीज पे टैक्स इम्पोज होता है यूके में, और उसकी एंटिटीज का कोई कोड है या नहीं है। अच्छा, टैक्स तो अगर आप बात देखें, आप तो यूके में एनीथिंग यू आर डूइंग एंड इट जनरेट्स यू मनी, यू आर एंटाइटल्ड फॉर टैक्स ब्रदर। आप ओके। कुछ भी करो जिससे आपको पैसे मिले, आपको टैक्स देना पड़ेगा। हर टेरिटरी में। चाहे आप मोची हो, चाहे आप नाई हो, चाहे आप कसाई हो, चाहे आपकी अपनी फर्म हो, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, बैंकिंग हो, कॉरपोरेट कंपनी, कुछ भी हो, जी आप जी। एक बार पैसा कमा रहे हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके। सिंपल सी बात। ओके। ठीक थैंक यू सर। है। एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। Yes, sir. जी, वालेकुम सलाम। उमर, प्लीज। उमर उमर ज़रीफ बात कर रहा हूँ, मैं जेलम से हूँ सर। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, सॉरी। नो इशू। जी, आज मैं शुरू में ओरिएंटेशन में मैं ज्वाइन नहीं कर सका। जी। वैट के बारे में बात हो रही थी, तो वैट का जो थ्रेश होल्ड है आप बता रहे थे 85,000 है। तो हम्म। ये 85,000 आप बता रहे थे कि 3 महीने में आपका अगर चला जाता है 62,000 तक, या आपको पता चल जाएगा कि आप हम्म। उसको क्रॉस कर जाएंगे, यानी वो वैट में एग्जिस्ट करने लग पड़ेगा। जी। तो फर्क कर लें, ये तो 3 महीने की बात है। अगर हाँ हाँ। मेरा जाकर 9 महीने में या 10 महीने में जाकर होता है। जी। तो जी ये आपको मैंने, खैर, वैट पे चले मैं आपको आंसर कर दे, लेकिन वैट में आके आपको मैं प्रॉपर इसको ए टू जी सारा समझाऊंगा, लेकिन ये जस्ट मैंने आपको एक फ्लेवर देने के लिए बताया। वो जी ये था कि एट एनी पॉइंट आपको लगे कि अपकमिंग आने वाले 12 महीनों में मेरी सेल्स 85,000 क्रॉस कर जाएंगी, मैंने एचएमआरसी को रिपोर्ट करना है कि मैंने वैट रजिस्टर्ड होना है। ये हो गया फ्यूचर वाला। जी और सेकंड सिनेरियो, एट एनी पॉइंट आपको लगे कि आज से पिछले 12 महीनों की मेरी सेल्स जो हैं, वो 85,000 क्रॉस कर चुकी होंगी या कर ली हैं, मैंने एचएमआरसी को इन्फॉर्म कर देना कि भाई मैंने वैट रजिस्टर्ड हो जाना है। ये सेकंड सिनेरियो। और तीसरा हो गया वॉलंटरी। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप चाहे कह रहे हो कि मैंने अपनी मर्जी से वैट रजिस्टर हूँ, तो उसमें फिर दूसरी तो बात अगर है। वैट पर, सॉरी सर, अगर वैट पर मैं, मुझे पता भी है नोइंगली कि मैं 85,000 से क्रॉस कर गया हूँ, तो मैं नहीं होता, तो उसमें फिर क्या HMRC उसको मॉनिटर करेगी, या मुझे कोई मतलब अब कहीं से आपको मैं पकड़ा जाऊंगा? आपको लगता है कि गवर्नमेंट को नहीं पता लगेगा? नहीं नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि चले मुझे फिर चले कैसे वो चले करें। चले चले, हम ऐसे करते हैं। मैं आपको मतलब एक क्या कहते हैं ना, शुगल मेले लगाते हैं। जी जी जी। आप क्या काम करते हैं? मैं मतलब एडवोकेट। एडवोकेट है, मतलब आप पर्सनल टैक्स पे कर रहे हैं? जी जी। आप पर्सनल मतलब आपका एक
आपकी एक एडवोकेट हैं तो आपकी एक क्या कहते हैं एडवाइजरी फर्म होगी, जी ऐसा ही जी है? जी अच्छा, ऐसा ही। एडवाइजरी फर्म है। चलिए, अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप एज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हैं। जी मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ असेसमेंट में मैं अपनी रिटर्न भी फाइल करता हूँ। तो नहीं मतलब आप अपनी जो कारोबार कर रहे हैं ना, आप वो क्या कहते हैं ना, एक किस्म के आप दुकानदार हैं, इन जी शॉर्ट जी वर्ड। आप जी एक दुकानदार हैं। जी आप अब जब आपका साल पूरा होगा, आपने एचएमआरसी को टैक्स तो देना है ना। जी ऐसा ही। अच्छा, जब एचएमआरसी आपसे पूछेगी जो आप एडवोकेसी कर रहे हैं और आप अपनी फर्म चला रहे हैं, तो आपने अभी तक उससे कितने पैसे कमाए हैं, तो आप क्या कहोगे? मैं बताऊंगा तो सही, लेकिन अगर मैं बताऊं कि मेरी फर्म चल। जब आप बताओगे तो वो 85,000 पाउंड से ऊपर होंगे, तो गवर्नमेंट आपसे कहेगी ना, बेटा भाईजान आप वेट रजिस्टर क्यों नहीं हुए? ऐसे ही। और अगर आपको ये लगता है कि आप इनकम छुपा भी सकते हो, हाँ, हम्म। एक, चलो मैं क्या कहते हैं ना, गलत तरीके में आपको नहीं बताता हूँ, मैं हम्म। अच्छे तरीके में आपको अभी बताता नहीं। हूँ। हाँ, असल में होता ये है ना, आपके एचएमआरसी के पास आपके बैंक की एक्सेस होती है। आपका जो ऑफिशियल बैंक अकाउंट होता है ना, कंपनी का, इंडिविजुअल का जो बैंक अकाउंट होता जी है ना, उसकी स्टेटमेंट की अगर एचएमआरसी चाहे तो वो उसको एक्सेस कर सकती है। तो अगर किसी ने आपको पैसे देने हैं तो बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर कर, ये तो हमारे पाकिस्तान में कैश में काम ज्यादा चलता है, और जी कैश में आप घपले ज्यादा कर सकते हैं। जी लेकिन बाहर जो है ना, कैश पे काम नहीं होता है, वहां पे 95% अकाउंट टू अकाउंट काम होता है, वहां पे कैश पे कोई काम नहीं करता है। तो जब जी आपके अकाउंट में पैसे तो आएंगे, तो जी वो आपकी स्टेटमेंट निकालेंगे, वो आपसे पूछेंगे आपके पूरे साल में इतने पैसे आए हैं, ये किस चीज के जस्टिफाई करें, तो फिर आपको जस्टिफाई करने पड़ेंगे। सही है। और जब आप पकड़े जाएंगे तो आपको फिर पेनलाइज भी किया जाएगा। पेनल्टी इम्पोज करेंगे वो। बिल्कुल करेंगे। रिलैक्सेशन नहीं होगी। नहीं, माफी कहीं नहीं होती है। सही हो गया। हाँ, चले, तो आई थिंक आज के लिए हम इतना ही करते हैं। सर कल। जी, जी कौन? मोहम्मद, बात कर आप रहा हूँ जी, स्पीकिंग। जी मोहम्मद। सर मेरे को ये पूछना था कि गवर्नमेंट गेटवे आईडी जो एजेंट आईडी होती है वो बनाने हाँ का हाँ। तरीका आप सिखाएंगे? और सेकंड जो चीज़ है वो ये कि हम जो ये सर्विसेज सीख जाएंगे तो ये प्लेटफॉर्म्स कौन से यूज़ करेंगे? फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स करेंगे? अगर सब वो करेंगे तो वो तो डाइल्यूट हो जाएगा, तो इसके अलावा कोई मेथड्स होंगे, वेबसाइट्स वगैरह, या क्या क्या प्रोसेस होगा इसका? अर्निंग्स हम क्लाइंट कैसे पकड़ेंगे? देखिए, ऐसा होता है ना कि अब खैर बेहतर यही होगा कि इतना आगे अभी आप जंप ना करें, क्योंकि ये चीजें मैं आपको इजी होके बता दूंगा, ये सारी चीजें। आप जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना कि आप काम कैसे करेंगे, देखिए, आप बुक कीपिंग स्टार्ट में कर सकते हैं। बुक कीपिंग आप देखिए, अब यूके में टैक्स जो है ना वो एमटीडी कर दी गई। एमटीडी मतलब मेकिंग टैक्स डिजिटल। पहले आप जो थे ना वो मैनुअली भी अपनी वैट रिटर्न वगैरह सबमिट कर सकते थे। अभी आप मैनुअली नहीं कर सकते, अभी आपने लाजमी कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है। ठीक है? तो जो भी कंपनी होगी, जो भी बिजनेस होगा, उसका अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाजमी होगा। ठीक है ना? तो अगर आप उसको अपनी बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो वो आपको अपने अकाउंट के, लेट्स से कोई बुक हो गया, जीरो हो गया, फ्री एजेंट हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसके वो आपको अपने आईडी पासवर्ड देगा, उस पर आप काम करेंगे। जी। अ, अच्छा सर, अब वो जो गेटवे आईडी जो है एजेंट की, हम्म वो जो कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए और होती है कि मतलब हमें उसकी यूटीआर की ज़रूरत पड़े, बस उसकी गेटवे आईडी की ज़रूरत नहीं पड़े। तो हम्म। वो बनाने का प्रोसेस थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, तो वो इस कोर्स में कवर होगा? देखिए, वो मैं आपको तरीका तो उसका एक हाईलाइट दे दूं कि वो आप कैसे करते हैं, लेकिन अगर आप मतलब ये आप एज एन एजेंट कब बनते हैं, जब आप यूके में एज अ प्रैक्टिसिंग फर्म खुद को रजिस्टर करते कि मैं एक क्वालिफाइड फर्म हूँ। आप अपना डेटा उसको प्रोवाइड करते, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एसीसी हूँ या आईसीएमए हूँ या आईसीएडब्ल्यू हूँ। तो उसके बेस पे आपको लाइसेंस जारी किया जाता है कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है और आप यहाँ पे अपने टैक्सेशन और ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आप अपने क्लाइंट्स बनाएंगे, और देन आपको आप जो है ना अपने क्लाइंट्स जो आपको बनेंगे, तो आप उनकी जगह एज एन एजेंट काम कर सकते हैं, जो आप एजेंट आईडी की आप बात कर रहे हो। लेकिन उसके लिए पहले ये है कि आपको यूके में फर्म बनानी पड़ेगी, और यूके में फर्म बनाने के लिए आपको यूके रेजिडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आपका एड्रेस जो है ना वहाँ का चाहिए होता है। सर तो मतलब यहाँ से हम एजेंट आईडी नहीं कर सकते? आप यहाँ से कंपनी बना सकते हैं, या आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप जो है ना एज अ फर्म नहीं रजिस्टर कर सकते यूके में खुद को। ओके, सो ये मतलब बहुत सारे लोग ये बैठे हुए हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पे, वो यही बोलते हैं कि हम जो है एजेंट आईडी लेके बैठे हुए हैं। तो ये समझ नहीं वो आता वो ऐसा ही कैसे होता है लेंगे? ना, वो ऐसा होता है ना
अब यहाँ पे जो यूके फर्म ज्यादातर काम करी वो कैसे होती हैं, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि यहाँ पे इतनी फर्म्स क्यों हो गई हैं। यूके में आजकल जो मिनिमम वेज पर आवर चल रहा है ना, वो तकरीबन 10.4 है कि कितने पाउंड्स बनता है, ठीक है। अगर मैं महीने के 8 घंटे काम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, मैं आपको, आप लोग को मेरी एक्सेल शीट नजर आ रही नो सर, है? एक सेकंड दोबारा फिर से शेयर लगा। करता हूँ। आपको मेरी एक्सेल शीट अभी नजर आ रही है? जी सर, नजर आया। मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ आजकल यूके में मिनिमम वेज रेट जो है ना वो 10.4 चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, और मैं दिन के 8 घंटे काम कर रहा हूँ, ठीक हो गया। मैं हफ्ते में 5 दिन काम कर रहा हूँ, और मैं महीने में 4 हफ्ते काम कर रहा हूँ, ठीक हो गया। ऐसा ही है, तो जी मैं सर। करूंगा 10.4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, 1600। ठीक हो गया। एक दिन में मैंने इतने पैसे कमाए, ठीक हो गया। फिर मैंने इसको किया, मैंने एक हफ्ते में 5 दिन काम किया, 416 पाउंड एक हफ्ते के हो गए। फिर मैंने एक हफ्ते 4 हफ्ते होते हैं, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो बहुत भी कम हो जाए ना। तो अगर आप क्या कहते हैं ना, मिनिमम वेज उसको मिलती है जो मतलब बेसिक लेवल, जो मतलब या आप स्वीपर होते हैं या वेटर होते हैं, इस तरह जो मिनिमम जो वर्क होते हैं ना, उसके इससे नीचे मतलब आपको कोई भी पैसे नहीं देंगे। तो ये कितने पाउंड बनते हैं? 1600। 1600। अगर इनको मैं पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करता हूँ, 5 लाख। 385 का है ना, जी सर। तो ये बनता है, 6.5 लाख। ये 6.5 लाख रुपए बना रहे हैं, ठीक है ना, जी। अगर पाकिस्तानी में कन्वर्ट करूँ। लेकिन यहाँ पे क्वालिफाइड लोग, जिनके एक्सपीरियंस भी है, जो वेल क्वालिफाइड लोग हैं, वो यहाँ पे 1.5, 2, 3, 4 लाख रुपए पे काम करते हैं। बिल्कुल सर। तो वो क्या करते हैं, फर्म वहां पे, अब यहाँ पे पाकिस्तान में जितनी भी फर्म्स हैं, उनका बैक ऑफिस यूके में है, लेकिन यूके में 2-3 बंदे होते हैं, बाकी यहाँ पे 20-20, 50-50 बंदे बिठाए होते हैं, उनसे काम करा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा। उनको यहाँ पे सस्ते पड़ते हैं। अगर मैं आपको अपना बताऊं, अगर मैं अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं यूके में जाता हूँ, मैं अभी यहाँ पे जिस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, इसी पोजीशन में अगर मैं यूके में काम करता हूँ ना, तो मेरी सैलरी एटलीस्ट 4.5 5 हज़ार पाउंड सैलरी होगी मेरी। ओह, अगर मैं अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर, चलो बहुत भी कम कर लो, 4 हज़ार पाउंड भी कर लो, और उसको मैं अगर यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो 285 पे, तो 11,40,000 रुपये बनता है। 385 सर। 385, सॉरी, मैं कोई इतनी, क्या कहते हैं ना, अच्छे दिन कहाँ से आ गए पाकिस्तान में। तो ये मेरे महीने के 15 लाख रुपए सैलरी बनती है। सर तो मतलब ये वहाँ के बंदे होते हैं जो यहाँ लोगों को एक्सेस दे देते हैं। हाँ हाँ, तो अब देखिए, आपको क्या लगता है, मेरे मेरे लेवल का बंदा अगर वहां जाके काम करेगा, वहां पे उसी फर्म को मुझे इतने पैसे देने पड़ने हैं, ठीक है ना, यूके में। लेकिन यहाँ पे आके क्या कहते हैं, इसके आधे क्या, इसके 1/4 भी नहीं देते हैं, फिर हम्म। तो उनकी कॉस्ट कटिंग होगी, उनका फायदा हो गया ना। एग्जैक्टली सर, तो हम किसी तरीके से ये एक्सेस नहीं कर सकते हैं या कोई इसकी कोई। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैं इस तरह काफी लड़कों को जानता हूँ जो यूके फर्म्स के साथ या यूएसए की फर्म्स वगैरह के साथ डायरेक्टली काम करते हैं, और उनसे पर आवर चार्ज करते हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं, और वो उनको वही अमाउंट पे करते हैं जो वहाँ पे मिनिमम वेज है, या जो है ना, तो मैं खुद ही एक दोस्त को जानता हूँ, वो 11 आवर्स पर आवर पे काम कर रहे हैं उनके साथ, 11 पाउंड पर आवर पे, हम्म। तो उसके अराउंड सर 7-8 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। सर ये लिंक्डइन लिंक्डइन पे सिर्फ जॉब्स अवेलेबल है, हम अपना फ्रीलांसिंग मतलब जैसे सेल्स और बिजनेसेस के लिए कौन सी प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं ये आप। यार अगर सच पूछे तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ना, लिंक्डइन से भी लोग लेते हैं, इवन फेसबुक से भी लोग लेते हैं, फाइवर वगैरह से भी लेते हैं, आपको हर जगह एक्टिव रहना पड़ता है। खैर मुझे फ्रीलांसिंग के टू बी ऑनेस्ट इतना मुझे आइडिया नहीं है, तो ये तो जो प्रॉपर फ्रीलांसर होगा या होगा ना, वो आपको ज्यादा बेहतर अच्छे से गाइड कर सकेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह थैंक हम कोशिश करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे, हम पर्सनल टैक्स के बारे में आएंगे, उसके बारे में आप लोग को अच्छे से गाइड करूंगा, और फर्दर फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ब्रदर। थैंक यू सो मच, नाइस डे, अल्लाह हाफिज।